हम्म तो मित्रों, रायता फलाने की कड़ी में ये तो मैंने पकौड़ा ख़त्म कर दिया। रायता इतना बचा हुआ है, इसको चखते हुए मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। आज पता नहीं क्यों बड़ा मन हो रहा था रायता फैलाने का। अभी रायता फैला हुआ है तो कैसा लगेगा, कैसा होगा, आप बताइए। तो मैं ज़रा इसको वीडियो को अपने साइड कर लूँ। तो क्या हुआ, BSNL को फिर हम लोगों ने सर्विसेज दी, हम लोगों ने सक्सेसफुली BSNL को खड़ा किया। लेकिन साथ साथ मेरे संघर्ष का भी समय स्टार्ट हो गया। होता वही है, जो बड़े अधिकारी बनते हैं वो लोग, जो हमारे यहाँ ITS थे, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और हम BSNL के फर्स्ट बैच के JTO माननीय श्री रामविलास पासवान जी, उसमें दूरसंचार मंत्री थे, उनके इसमें ज्वाइन किया था। और मेरा UP ईस्ट में लखनऊ में स्विचिंग इंस्टॉलेशन डिवीज़न में ही पोस्टिंग हुआ था, पहली पोस्टिंग मेरी। फिर हम लोगों ने जब सफलतापूर्वक BSNL को चरमोत्कर्ष पहुंचा दिया, इसका गवाह तो पूरा विश्व है, पूरे भारतवासी जानते हैं BSNL की सिम की क्या डिमांड थी। लेकिन मेरे साथ तो जो शुरू से होता रहा है, चाहे मैं मोदी पॉन में रहा हूँ, चाहे BSNL में रहा हूँ। मेरी फर्स्ट कंपनी कैंपस के थ्रू मैं मोदी पॉन में गया था, वो भी 7 महीने वहाँ भी जब कंट्रोल कर लिया पावर हाउस 15 मेगावाट का जनरेशन। तो वहाँ भी राजनीति को न जानते हुए, चापलूसी चटकारिता को न जानते हुए मुझे छोड़ना पड़ गया। और रिजाइन भी मैंने बड़े ख़ास दिन किया था। दिन था 14 फरवरी 1998, 14 फरवरी 1998, वैलेंटाइन डे के दिन, जो 19 फरवरी को एक्सेप्ट हुआ था। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन दिल्ली में रहते हुए तैयारी किया। फिर 1 जुलाई 98 को मेरी शादी हुई। मैं तब से बनारस में रहा और यहाँ से IAS की तैयारी करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। और साथ साथ अपना डीनोटिफाइड ट्राइब यानी विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट बनाने का भी मैंने प्रयास किया, जो मुझे एक स्वर्गीय राममोहन जी हैं, हमारे समाज के इंजीनियर, जो गोरखपुर से पास आउट, उन्होंने मुझे उसकी जानकारी दी थी जब मैं उनके यहाँ गया था अपनी बहन की शादी के संदर्भ में। जैसे पता चला कि हम लोग विमुक्त जाति में आते हैं, यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स में आते हैं। तो हमारा घर, चूँकि पिताजी BHU के प्रोफेसर भौतिकी विभाग थे, जो एशिया में तृतीय स्थान रखता है और भारतीय BHU का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का फिजिक्स डिपार्टमेंट मान्य रखता है। यहीं से बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। राजा रमन्ना, जिन्होंने पहला परमाणु विस्फोट किया था 1974 में पोखरण में, वो यहीं के प्रोडक्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरे पिताजी भी 3 गोल्ड मेडलिस्ट, 3 गोल्ड मेडल पाए हुए, कर्रा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट टॉपर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी संबंध था। तो मुझे उस समय तक तो समझ नहीं आता था, पर गोरखपुर से मेरा बार बार जो लिंक रहा, अब आप समझिए, पिताजी का भी जो है गोरखपुर से लिंक, जो राममोहन जी में जो डोनफेड रहा वो भी गोरखपुर इंजीनियरिंग से कॉलेज से पास आउट हुए करते हुए। खैर, लंबी कहानी ना बताते हुए, मतलब कहने का मतलब जो हुआ, मैं BSNL ज्वाइन किया और विमुक्त जाति के बारे में जो मुझे पता चला, साथ साथ उसको भी पैरेलल में खोजता रहा। तो विमुक्त जातियाँ यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स, ये क्या हैं, थोड़ा सा आज मैं बता दूं, इसके बारे में ज़रूर खुलासा करूँगा। क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत में राज करने के लिए देश से आए थे, तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, ये सबको पता है। फिर एक 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की जननी कहा जाता है। उसके बाद ही कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन उस आंदोलन 57 के ऐतिहासिक आंदोलन विद्रोह ने ही आज के भारत को जन्म दिया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा कैसे। अंग्रेज़ों जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन था, वो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे थे। बेवकूफ़ समझेंगे भी, क्योंकि सभी रियासतों में बड़े टुकड़े सभी लोगों के साथ डिवाइड रूल पॉलिसी अपनाते हुए उन्होंने, लेकिन वो आए, भारत के प्रति निगाह लूटने की भी थी, एक सम्मान भी था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत आज से नहीं
सिकंदर के समय से भारत के नाम महत्व का ज्ञान ज़्यादा है, विश्व को है, जो उस ज्ञान का खजाना है। अंग्रेज यहाँ पर बस सोना लूटने नहीं आए थे, मुसलमानों की तरह से यहाँ पे धन लूटने नहीं आए थे, वो भारत में ज्ञान लूटने आए। ये है अंग्रेजों की खासियत, ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम या मुगल या तुर्क जितने भी आक्रमण किए, वे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लूट करके चलते हुए, लेकिन अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारत में सोने की चिड़िया जो होती है, सोने की चिड़िया सोने से नहीं होता। सोना मतलब खरा। खरा क्या हो सकता है? जो पकने के बाद और पवित्र हो और चमके, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हो सकता है, नॉलेज। ओनली नॉलेज इज द थिंग, नॉलेज इज अ गोल्ड which get more purified, more it is processed, more it is burned. So knowledge. तो समझिए, भारत को सोने की चिड़िया कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि आप सोना पाए। सोना तो है ही, भारत में खनिजों की कमी नहीं है, इसकी विशेषता, भौगोलिक विशेषता तो खैर खास है ही। तो सोने की चिड़िया का सही अर्थ समझिए, सोने की चिड़िया, सोना मतलब मीन्स नॉलेज। जो ज्योतिष कुंडली में 12वें स्थान यानी व्यय के स्थान पे अगर कहा जाता है गुरु का अधिपति, गुरु को इसीलिए गुरु का स्वामी वही माना जाता है। गुरु यानी ज्ञान, ज्ञान को ही सिर्फ फैलाने से वो फैलता है, बाकी धन को फैलाने किसी ने कहा, धन से खर्च होता है। तो सोने की चिड़िया का मतलब क्या? किसने लूटने की कोशिश नहीं की। सिकंदर भी आया, यहाँ के उस समय का जो शासन का जो तरीका था, यहाँ से लौट गया, यहाँ की बहादुरी, असल में वो घुस ही नहीं पाया क्योंकि चाणक्य ने तब तक संभाल लिया था हर चीज़ों को। तो ज्ञान, तो सबसे पहले दुश्मन हैं इस देश के, उन्होंने सबसे पहले इस ज्ञान की पूंजी को नष्ट किया। नालंदा, तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय जहाँ पे पूरा कुएं, उसको पहले पूर्ण रूप से जला के राख कर दिया ताकि ये ज्ञान किसी और के हाथ में न आए। समझिए, देश के दुश्मन अंग्रेज नहीं, देश के दुश्मन मुसलमान नहीं, देश के दुश्मन वो हैं जिन्होंने हमारी धरोहर तक्षशिला, नालंदा जैसे महान ऐतिहासिक संपदा, जो ज्ञान की चाबी थी, सोने की चाबी थी, खदान थी, उसको जला करके नष्ट कर दिया। तो शायद लंका जलने का मतलब, सारे सोने को जलने का मतलब यही था कि सारे ज्ञान को नष्ट कर दिया। फिर भी अब उसके बाद से, वो तो बात की बात है, सारी कहानी और भी हिस्ट्री है बीच में जिसके बारे में भी पता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पैनल होना चाहिए डिस्कशन करने के लिए। खैर नहीं, अब आते हैं अंग्रेज़ों के भारत के प्रति अट्रैक्शन। तो भारत के प्रति अट्रैक्शन जो सिर्फ था, भारत आने से पहले अंग्रेज या ब्रिटेन वॉज द मोस्ट कंजर्वेटिव प्लेस to live. They were very extremely conservative. Even you cannot see the nails of women. They were so much covered. Think of the conservativeness of the Britain that today has become so open. How? Think about that. How it has become so open. It was so conservative then. The poets, the writer used to write poem stories seeing the beauty of a woman. In India, we were having a treasure place like Khajuraho. You can see the openness, vastness, knowledge of, and the power of openness here. So when Britishers came to India, almost we are all taught from our childhood to this time all the history of India, especially the modern history. एंड स्पेशली दी रिवोल्यूशनरी पास्ट एंड मटेरियल, जो भी चाहे कांग्रेस लिखा हो चाहे जिसने भी लिखा हो, झूठा या सही जैसे भी मौके में लिखा हुआ है, लेकिन कितना भी झूठ लिखें कुछ तो सच्चाइयाँ सामने हैं। और इसको लेकर के चाहे कोई भी सरकार है वो उसको प्रचार करके, उसी को ध्यान करके, जिस भी तरह की चीज़ों को करके वो अपने शासन, अपनी नीतियाँ जो कुछ ही बनाए, ठीक है। बट द बेसिक कंसर्न इज़ the knowledge of India, which is actually the treasure, which is actually the gold.
just still they are all trying to unlock to get that key. एक्चुअली भारत में सोना नहीं है, भारत में एक पारस पत्थर है, पारस मणि है। अब आप लोग पारस या उस स्टोन के बारे में जानते होंगे विच व्हेन एनीवन टचेस बिकम गोल्ड। तो ऐसा कोई राजा नहीं था मिडास जिसको कि सोने का पत्थर मिल गया था, कि पारस मणि मिल गई थी कि जिसको भी छू दे उसको सोना बन जाए। तो काल्पनिक कहानियाँ हो सकती हैं, बट द पारस मणि, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द knowledge of paras mani is that secretive knowledge which turns everyone mind to the highest level, to the existence of universe, basically key to the life, कि कैसे ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड बना। इट मीन्स कन्वर्जन। सो कन्वर्जन इज पॉसिबल। भगवान एक क्षण भर में, कोई भी कहते हैं चमत्कार हम सुनते आए हैं कि क्षण भर में कोई शरीर धारण कर लिया, कुत्ते धारण कर लिया, ऐसी चमत्कारिक बातें हम सुनते रहते हैं, विश्वास करते हैं, हम भारतीयों का इससे पूर्ण विश्वास है। पर दैट इज नॉट एट ऑल एनी चमत्कार, दैट इज ऑल साइंस, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एंड सो टेकिंग एनी फॉर्म मीन्स कन्वर्टिंग योर फॉर्म। सोने का मतलब होता है कि यू आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग टू गोल्ड एटॉमिक नंबर 78 AU. So how it is possible without a proper nuclear fusion chamber? Without nuclear fusion chamber, it is becoming a gold, turning into gold. How it is possible? Even in a flash of seconds. That is very important. So this means this knowledge, this paras mani has this secretive, this thing key lock to them, कि when it can convert any form to the gold form, और कोई सी भी चीज़ को उस नॉलेज, यानी नॉलेज की उस फॉर्म को, तो आपका ब्रेन जब उस एक्टिवेट हो जाएगा, when your brain gets such a power to convert anything to the gold, to unlock the secret, then only you can convert anything to gold. तो गोल्ड का मीन्स आप आज की बात समझ लीजिए। अभी आज पेपर में समझ आया कि आज गोल्ड रिकॉर्ड भाव में नीचे गिरा, सस्ता हुआ, यानी नॉलेज सस्ता हुआ। इट इज़ नॉट गोल्ड। उस सोने की बात मत करिए, वो सोना नहीं, ज्ञान सस्ता हो गया। ज्ञान की कीमत लगती है और सोने की ऐसी बात नहीं लगती है। तो वो जो सोना है, अगर आपने उसको जब तक नहीं पकड़ा, आप समझ ही नहीं पाए। तो नॉलेज, आप रुपए पैसे को मत पकड़िए, आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मत पकड़िए। ट्राई टू कैप्चर द नॉलेज, टू ट्राई टू रियलाइज योर सेल्फ। मैं यही बात बताना चाह रहा था कि भगवान की, ईश्वर की आराधना आपके अंदर के उस पारस मणि को इवोक करती है। योर नॉलेज, योर ब्रेन बिकम्स एक्टिव, यू स्टार्ट रियलाइजिंग द थिंग्स, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, यू स्टार्ट सेंसिंग। आप देखने, महसूस करेंगे। तो आप जब महसूस करने की हद तक करेंगे तो आप खुद को एक रास्ता बना लेंगे अपने आप को समझने का। मैं आपको नहीं सिखा सकता, आपको जीने का तरीका, आपका जीने का तरीका अपना है, आपकी चीज़ें अपनी हैं, आपको अपने रास्ते अख्तियार करने हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है। ये नहीं कि किसी का आप छीन लें, किसी का कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ईश्वर इस बात के लिए हंसता है। गॉड एक्चुअली रियली लाफ ऑन दोज हु आर ट्राइंग टू स्नैच। नो वन कैन स्नैच। कुछ नहीं कर सकता आपके साथ कोई, आप अपने साथ करते हैं। जब आप गुलाम बनते हैं, व्हेन यू सरेंडर योर सेल्फ, योर नॉलेज, बिकॉज यू डोंट हैव द की, yes, you can say that you are trying to get the key from them, but everyone is so wise that they will not give their key to you. You try to understand that. आपको, आप उसके जीवन का रास्ता पूछ रहे हैं। यही तो बुनियादी गलती है। आप दूसरे को देखें और खुद के आधार पे आपके जीवन की चाबी क्या है, आपका जो है वो कैसे आप पाएंगे, इस पर ध्यान लगाएं। बस यही छोटी सी गलती करके हम फंसते चले जाते हैं, और इतनी बुरी तरह से फंसते हैं कि जब तक कोई सही से बताने वाला ना हो और जब तक कोई झटका ना खाए तब तो समझ नहीं आता है।
तो अल्टीमेटली आ जाते हैं सारे टर्म को छोड़ के कोरोना पे। तो भगवान ने ये आपको बहुत ही शानदार सुअवसर दिया है। समझिए, अपनी ताकत समझिए। आप किसके सहारे बैठ रहे थे, कहाँ जाके कर रहे थे? अपने गाँव को, अपनी मट्टी को, अपनी माँ को, अपने परिवार को छोड़ के आप जाकर कहीं और बस के देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं? कोई दे रहा? भाग के आए ना, लौट के बुद्धू घर को आए। चलिए कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये भी अच्छी बात है, लौट तो आए ना। तो बाबा गोरखनाथ की कृपा है, इसको महसूस करिए कि बाबा गोरखनाथ किसी जाति, किसी धर्म, किसी माँ के घर से पैदा नहीं हुए, गोबर से पैदा हुए। कहने का मतलब क्या है? गोबर को हम अपने धर्मों में गणेश की मान्यता देते हैं, बुद्धि। जब जिस इंसान की कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई वो नहीं है, यानी बुद्धि। गोबर मतलब गणेश यानी बुद्धि। क्या समझते हैं आप लोग भाई? उसको समझिए। गोबर, गाय खा के गोबर करती है। गाय खाए या भैंस खाए, गोबर का मतलब सिर्फ गाय का गोबर ही नहीं होता है। गोबर का मतलब हम सबका, हम भी गोबर करते हैं, आप भी करते हैं। हम गोबर नहीं करते और हमारे गोबर को टट्टी बोलते हैं। तो क्या वो बेकार होती है? अरे आपको ऊर्जा देने के बाद सोचिए क्या खाना, क्या खाना कैरियर है। द फूड इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। जैसे कार है, कार को जब आप ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो यहाँ से बनारस से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से बनारस आए, तो कार से यात्रा करने के बाद क्या कार को आप फेंक देते हैं? कार गोबर के समान ही तो है, कैरियर ऑफ एनर्जी है ना। उसी तरह से खाना, जो आप खाना खाते हैं, जो प्रकृति के थ्रू भगवान वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है सूर्य से अलग अलग फॉर्म में। सिर्फ आपके आकर्षण के लिए अलग अलग फॉर्म लेते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। केला जैसे आपके कहीं और के लिए, काजू कहीं और के लिए है। तो वो फल फूल जो है वो आपके शरीर के हंगर के, तो उस तरह के चीज़ों को जब आप ग्रहण करते हैं तो उस ऊर्जा को वहाँ पहुँचाने के बाद जो उसका जो शेष बचता है वो ही आप गोबर के रूप में करते हैं। कहने का मतलब उसको भी आप प्रॉपर तरीके से प्रोसेस जगह नहीं करेंगे, दोबारा से ऊर्जा सोखने नहीं बनाएंगे। तो ये ऊर्जा के जो चक्र है, जो एनर्जी साइकिल है, ये पूरी कैसे होगी? जब ये पूरी नहीं होगी तो इस साइकिल को पूरा करने के लिए ही कुछ ना कुछ महामारी होती है। कहते हैं कि शनि 10 साल में आता है तो जननाकारी है, महामारी होती है। शनि क्यों आके महामारी करता है? किसी भी ग्रह देवता भगवान ने बनाया है, उसको ताकत दी है, तो इसको पत्थर मारने दिए। शनि को अगर आप चाहे वक्र दृष्टि देख लें किसी के ऊपर, तो समझ में आ जाएगा। तो दृष्टि यही कर दें। कहने का मतलब कुल पाप करिया अपने आप 10 साल में महामारी में आकर कुछ सही कर देंगे। तो मैंने कविता भी की थी, शनि ही दंडाधिकारी है। तो शनि गुरु दोनों मकर में हैं, अपनी राशि में हैं और तांडव किए हुए हैं, राहु बगल में हैं उनके। तब तो समझिए इस बात को। यानी कि जो आपका एनर्जी कैरियर, जो आप भोजन लेते हैं, रायता या कुछ भी करते हैं, दही क्या शुक्र होता है? शुक्र। बेसन क्या होता है? बेसन पीला मतलब गुरु। बेसन को आपने फ्राई कर दिया, तल दिया, तो मंगल के कैरेक्टरिस्टिक आ गए। तो रायता, बूंदी का रायता क्या है? शुक्र। यानी मंगल बृहस्पति को शुक्र के साथ मिश्रण किया, फिर नमक वमक कुछ डाल दिया, मसाला, फिर आपने ग्रहण किया। तो रायता हमेशा शरीर के लिए पाचक क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारे तत्वों का, सारे नवग्रहों का संचरण होता है। इसलिए कहते हैं रायता सबको पसंद है। हमको ही नहीं, सबको पसंद है। अब आप रायते के अलग अलग फॉर्म लीजिए। कोई फ्रूट सैलेड खाता है, कोई फ्रूट रायता खाता है, कोई वेज रायता, हर तरह का है। सभी रायता का नाम रायता। ये सब चीज़ें करके मतलब अब आप समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब जो भी फूड प्रोसेसिंग है, हम जो गोबर करते हैं, जो कुछ करते हैं, अगर उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हुई
यानी कि आपको अपनी गंदगी की साफ करनी है, ये भी बात है। दूसरा करेगा तो आप समझ रहे हैं। तो कोरोना ने यही समझाया है, और इसमें सबसे बड़ा सुंदर काम ये हुआ है जो मेरे प्रोजेक्ट के तहत ही है। मेरा प्रोजेक्ट जो 1.5 मेगावाट इंटीग्रेटेड डेयरी एंड स्मार्ट हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम है, जिसमें मैं सोलर बायोमास की मदद से ऊर्जा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें यही है। क्योंकि बिजली आज के समय में सब ज़रूरत है, बिजली भी आ रही है, अपनी पानी का भी प्रोसेसिंग हो रहा है, पानी मेरा बाहर कहीं नहीं फैलाता, मैं प्रोसेस हो रहा है, उसको प्रॉपर अर्थ में जा रहा है, जो मेरे वेस्ट हैं उसको भी प्रॉपर है। तो उस प्रोजेक्ट के तहत ही ये मेरा घर बना हुआ है। इसी को बनाने का, इसी को बताने का प्रयास मैं कर रहा था। और 2 महीने के महीने में 1500 यूनिट बिजली मैं ग्रिड को फिट कर चुका हूँ। अभी तमाम चीज़ें सरकार मेरी सब करेगी, सब बात करेगी, सरकार आप भी करेंगे। मुझे अपना कोई क्रेडिट नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि आप सब लोग समझिए, जीवन को समझिए। मेरा काम शिक्षण है, मैं खुद से काम कर रहा हूँ, आज खुद अपने हाथ से खाना बना के खा रहा हूँ। ये सबको करना, ये सबको करना, सिर्फ औरत को ही नहीं करना, आपको भी करना है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे हर चीज़ की विधि, हर चीज़ के महत्व को, आप किसी के दर्द को समझेंगे नहीं। वही कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बाई सो क्या जाने पीर पर आई। दूसरे लोग कमेंट मांग करते। तो इस तरह से कोरोना में आप देखिए, कोई किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहा, तो अपने कमा खा रहे हैं। जिनके पास खेत किसान कृषक हैं वही आ सबको दे रहे हैं। सब अपनी मूलभूत सुविधाओं पे आ गए, मूलभूत ज़रूरतों पे आ गए। सुविधाएं तो त्याग छोड़िए, तो पहले उसको पूरा करिए, उस पर ध्यान दीजिए। वही सेक्टर मेन है। कौन कब कितना जिएगा ये भी आप देख ही रहे हैं। किसी का हक छीन करके आप जिंदा नहीं रह सकते, छीन रहे हैं। भगवान ने आपको अवसर दिया है, पावरफुल बनाया है, इसका दुरुपयोग मत करिए। क्योंकि आपने जो बोया है काटेंगे वही, ध्यान रखिएगा। कोई भी, मैं भी, मैं सिर्फ इस चीज़ को बता रहा हूँ। ये मिली जयपुरिया साहब बोल रहे हैं, बी ग्राहम बेगल में हो गए, पता नहीं क्या हो गए, बगल में हो गए। हृदय जी नमस्कार, विजय राज भाई धन्यवाद। आज बस रायता फैलाने का मूड क्या, तो आज बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ, कोरोना एक अवसर दिया है। आज सारे लोग अपने अपने गांव में, अपनी भूमि पे पहुँच चुके हैं। इस अवसर को समझिए। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल तक अब जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दूसरे शहर जाकर गाँव करें। तो अपने गांव के आसपास, अपनी ज़मीन के आसपास आप रोज़गार तलाशें, रोज़गार को पैदा करें, उनकी मदद करें, और आत्मनिर्भर जैसे हमारे गांव थे पहले वैसे बनाएं। और यहाँ पे हमारे डॉक्टर हृदय साहब भी हमें सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये तो इनके पिताजी, हमारे पिताजी साथ पढ़े हुए हैं, ये बड़े एक्टिव आदमी हैं। ये तो बड़े गजब के एग्जाम्पल इनको देता हूँ, मेरे बड़े अभिनय मित्र हैं। इनके पिताजी भी डॉक्टरी किए, लेकिन कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। मेरी मम्मी बताती हैं कि एक गुड़िया की तबीयत खराब थी, उन्होंने कुछ पहले अपने हाथ से पुड़िया बना के दी, कुछ असफल हो गई। बस वहाँ से इनके पिताजी ने अपने जीवन को यात्रा शुरू की। हमारे पापा और तमाम मित्रों ने इनके पिताजी के एक क्लिनिक स्टार्ट किया, जिसका नाम है आज छात्र मित्र औषधालय। और आज इनके बेटे खुद एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो करके आज इतना इलाज करें। तो मतलब इनका जिक्र इसलिए छेड़ रहा हूँ कि अपने गांव के आसपास हैं, ये हम लोग गांव एक साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो इस बात को समझिए कि पढ़ाई, फॉर्मल एजुकेशन ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यक्ति विशेष मैं इनके पिताजी का जिक्र, चौहान अंकल का, चौहान चाचा का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इन्होंने कोई डॉक्टरी की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन अनुभव, उनकी पारखी नज़र, लेकिन उनके जिस भी परिस्थिति में थे, जिस भी तरीके से थे, जो हमारे पापा के मित्र, हमारे पापा खुद भी गरीब थे, इनकी परिस्थिति में जिस तरह से उनकी पाकि, उनके हाथ के अनुभव, उनकी जो सिक्स सेंस जैसे जो उनके कुंडली में था, उनके इलाज से बहुत लोग सफल हुए, डॉक्टर अच्छा चल रहा। आज उनके बेटे खुद एक अच्छे डॉक्टर हैं।
और उनके आप पोस्ट देखते रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शिक्षा दीक्षा कभी भी से कोई महरूम नहीं रह सकता है। फॉर्मल एजुकेशन की बात है, आज पूरे विश्व में डॉक्टर ही, नर्स, यही लोग आज प्राण रक्षक के रूप में हैं। धन्यवाद विवेक पांडे जी, नमस्कार। तो आप समझिए कि मेरा कहने का मतलब है, इन मित्रों का उल्लेख करने का मकसद सिर्फ यही है कि एजुकेशन जो अंग्रेज़ों ने, हाँ मैं अंग्रेज़ों की बात कर रहा था, मैं भटक जाता हूँ, असल में इतनी विषय, इतना वस्तु, इतना बड़ा बात है, लेकिन बात फैक्ट है, आ ही जाते हैं उसको, घूम फिर के आ ही जाएंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में सोना यानी नॉलेज, यानी ज्ञान, वेदों को पाने के लिए आए थे। और उन्होंने ही संस्कृत विद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, अपने विद्वानों को यहाँ पर रखा था कि भारत की वेद कल्चर को समझें। लेकिन मज़ेदार बात है कि जब देखिए, लेखक की कैटेगरी अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेटर की कैटेगरी अलग होती है। जो साइंटिस्ट, जो हमारे जैसे टीचर हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी ज़मीन में फ़र्क होता है। तो मैकाले ने इन लोगों को जो रखा, अपने विद्वानों को, कि तुम बैठ के यहाँ के संस्कृत काशी के पंडित विद्वानों से आप संस्कृत पढ़ो, वेदों को जानो, पावरफुल थे तो उनके सीखते थे उनके साथ। लेकिन बेचारे जब वो विद्वान यहाँ पढ़ करके एक्सपेरिमेंट में सीखने लग गए, बनारस में उस चीज़ को प्रत्यक्ष अनुभव करने लग गए, तो अपने आप को मलेच्छ कहना शुरू कर दिया। तो अब ये अंग्रेजों ने माथा पीट लिया। तब मैकाले ने सारे पांडुलिपियों, वेदों को उठा कर इंग्लैंड भेजा, वहाँ पे उसका अनुवाद हुआ। तब ये अंग्रेजी शिक्षा का अस्तित्व आया। तो सोर्स क्या है? सोर्स हमारी वैदिक शिक्षा ही है। हाँ, मैं व्यू जाति के बारे में बता रहा था। तो वही तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो अंग्रेज़ों ने एक बात है, इस बार जब आक्रमण किए भारत पे या भारत की तरफ आए, बहुत सोच समझ के आए, सिकंदर की तरह गलती नहीं की उन्होंने, और बड़ी टेक्निक से उन्होंने सारे सूबों को मिलाना शुरू किया था। जब विद्रोह हुआ तो ये इनके दिमाग की घंटी बजा दिया होगा कि ये विद्रोह हुआ कैसे, क्योंकि जब कोई तार घर नहीं था, कोई रेलगाड़ी की सुविधा नहीं थी, कोई प्रॉपर वो नहीं था। विद्रोह का साइंटिफिक रीज़न होता है, विद्रोह का मतलब होता है कि सारी इंफॉर्मेशन, हर चीज़ों का कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो। तो अंग्रेजों ने जब इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, मतलब दे स्टार्टेड टू थिंक द कॉज। जैसे आज कोरोना का अटैक हुआ है, तो कोरोना के अटैक के बाद सब रिसर्च कर रहे हैं कि कोरोना का वजह क्या है। लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत सबको मालूम है कहाँ से हुई है। तो जब असफलता, विफलता या कोई दिक्कत आती है, तो वो एक प्रकार से आपको पीछे सोचने के लिए मजबूर करती है, कारण जानने के लिए मजबूर करती है। तो आप उसको मजबूर करते हैं, और इंसान होने के नाते, इंसान की जो महत्वाकांक्षा है, उसके होने के नाते जो है, आप अच्छा ना सोच के उसको हमेशा कंट्रोल की स्ट्रेटजी के रूप में अपनाते हैं, बस यहीं फंस जाते हैं। इसलिए महामारी लगातार बार बार अटैक करेगी। अभी कोरोना है तो कल कुछ और होगी। तो शायद ये समय, यह आज का युग, 19 मई को जो आज मैं कह रहा हूँ, जो रायता फैलाने की बात मैं कह रहा हूँ, तो शायद रायता की वजह से, बाबा की वजह से जो प्रेरणा है, मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन, शायद उनके प्रेरणा से मैं कह भी रहा हूँ। आप समझिए, इस बार अगर आपको कारण जानना है कि ये सारी गलतियाँ, महामारी क्यों फैली है, इसका कारण अगर जानते हैं, तो इस बार ऐसी विधि बनाइए कि आगे से फिर ये महामारी न फैले, ज्ञान का सही रूप हो। तो जीत तो भारतीय ज्ञान की होनी है। भारत को सोने की चिड़िया बनना है। तो जो हो रहा है भारत के हित में हो रहा है। आप समझिए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो बेचारे सब नादान हैं। क्योंकि किसी को जब ज्ञान का, सच्ची बात का पता ही नहीं है, जिनको अपने बारे में नहीं पता, वो दूसरे के बारे में क्या फैसला कर पाएंगे। तो जो असफलता, विफलता जो भी हो रही है, उसमें भी देखिए ना, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं है। राज्यों से केंद्र, पॉलिटिकल पार्टी, सबको मिलकर काम करना है ना। मर रहा है, कोई मर रहा है। कोरोना से ज़्यादा मरने वाले लोग तो रोड एक्सीडेंट उससे मर रहे हैं। तो आपको समझना है ना। तो प्लीज़ किसी पे ब्लेम लगाना, किसी पे ये इल्ज़ाम देना, किसी पे ये अपने आप को हाईलाइट करना, प्लीज़ सब लोग छोड़ दीजिए। आप सबको मैं बता रहा हूँ, जिसको भी ज्ञान है, जिसको भी अनुभव है, जिसको भी इंसानियत है, वो सामने आए। मैं भी तैयार हूँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और मैं इस बात को आज से नहीं, 2015 से कह रहा हूँ। इसी के तहत मैंने प्रोजेक्ट किया, रिन्यूएबल एनर्जी किया। ठीक है, आज के समय बिजली की जरूरत है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। अब मैं आजमगढ़ में अपने गांव में ही प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहा था मैं,
इसलिए मैं आजमगढ़ गया भी था। वहाँ के कमिश्नर श्री आरती गोस्वामी जी, जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को समझा, उन्होंने मेरी फाइल बना दिया, तमोली गांव में 5 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी। मैं अपने IIT BHU में सेंटर लेके आया, लेकिन सब छीन लिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसको देना बंद नहीं किया, क्योंकि ये जन कल्याण का प्रोजेक्ट है। मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा काम सिर्फ एक ये है कि इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि जब APJ कलाम और तमाम साइंटिस्ट हों, आप समझिए ये किसी की धरोहर नहीं है, ना मेरी धरोहर ना किसी की धरोहर है। अंग्रेजी भी हमसे लेके गए हैं, तो हम वापस उन्हीं की चीज़ों को, वो उनकी चीज़ नहीं है, मेरी चीज़ है। अगर हम 0 कॉस्ट पेटेंट कर दें तो पूरे विश्व को भारत को हजाना देना पड़ेगा। आप समझिए, अगर पेटेंट का गेम भी खेलते हैं, क्विज गेम से आप जाएंगे, पेटेंट की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले सारे भारतवासी मिलकर 0 को पेटेंट कर डालें, और करने का हमारे पास अधिकार है, हमारे पास लाइसेंस है। सारे विश्व को 0 के आधार पर ऋण देना पड़ेगा। 0 का यूज़ अगर किया तो तब सोचिए, सारा पूरा विश्व भारत का ऋणी है। तो हम भारतवासी न समझें, अपने आप को न समझें, भगवान शंकर और भगवान बाबा गोरक्षनाथ के उद्देश्यों को न समझें, तो ये आपके लिए आखिरी अवसर है। पर मैंने आपसे जैसा कहा, हो अच्छे के लिए रहा है, तो मुझे विश्वास है कि ये शनिदेव जो दंड दे रहे हैं क्योंकि शनि के भी गुरु भगवान शंकर हैं, समझ लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप सबको कंट्रोल कर लेंगे, तो भगवान शंकर भोले ऐसे ही नहीं हैं, मुस्कुराते हैं, कर ले बेटा अपना बेटा, जो करना कर ले। जहर लास्ट में जो फैल रहा है, कोरोना का जहर, ये आप इसको अमृत मंथन से तुलना करिए। अमृत मंथन जब हो रहा था, तो सुमेरु पर्वत को जब वासुकी नाग की रस्सी बना करके देव दानव रस्साकसी कर रहे थे, रस्साकसी करने में वो क्या कर रहे थे, वासुकी जो सब विश्व के सबसे जहरीले नाग कहे जाते हैं, उनकी तरफ असुरों को कर दिया, और देवता सब उधर हो गए। लेकिन जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ, गर्मी स्टार्ट हुई, मंथन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जहरी आया वासुकी का जहर गर्मा गए ना, वासुकी भी परेशान थे, और उनको भगवान शंकर के आदेश करना था। उसके भले अच्छा चालाकी देखिए, ये असुरों को उधर कर दिया था कि असुर मरेंगे, इससे पहले देवता कब मरेंगे लेकिन वो भूल गए कि जहाँ भोलेनाथ है वहाँ किसी की चालाकी नहीं जलती, मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, करते रहो, अमृत मंथन ये सब नाटकबाजी सब चलती रही। आखिरकार भगवान शंकर ने ही इसको पिया, कंठ नीला पड़ गया, फिर शुरू हुई हर समय जो चालाकी। तो इस समय कोरोना भी एक उसी तरह का विष है। इस बार कौन मरा? सारे पश्चिमी प्रदेश, जिसे आप देवता कहते हो, जो अपने आप को देवता समझ रहे थे, इस बार वो मर रहे हैं। क्योंकि मेरी जो रिसर्च है, मेरी रिसर्च के मुताबिक कैलाश पर्वत को मैंने पाया है, कैलाश पर्वत और पृथ्वी का जो मैंने भौगोलिक स्ट्रक्चर, मैंने जो रिसर्च मैंने भी सब खोज के रखा हुआ है, मैं इसको लिख ही नहीं पा रहा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है। मैं कैसे इसको, आप लोग सब लोग कहते हैं लिख दो, पेपर में लिख दो, मैं कैसे लिख दूँ? लेकिन जो मैंने पाया है कि कैलाश पर्वत ही असल में पूर्व और पश्चिम का एक बाउंड्री, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा, तभी मेरा प्रोजेक्ट है आसाम गंगा परियोजना। ब्रह्मपुत्र नदी और जो वो है, हम इस समय बांटे हैं देश को, भारत, चाइना, बंगाल, इसके आप इसको छोड़ दीजिए, आप भौगोलिक स्थिति को देखिए। कैलाश पर्वत ही अपने आप में रहस्य है, और यहाँ से ही शिव का है। तो शिव कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं, किधर देख के, इधर पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। तो ये असल में वही सूरज का, वहीं पर पहली किरण भाई। कोई भी देवता जब भगवान शंकर की वजह से पैदा हुआ है, तो शिव सबसे प्रथम जिसको चरण स्पर्श करेगा तो वो शिव होंगे ना। तो वही है पूर्व दिशा, कैलाश, वहाँ से शुरू होता है। तो पश्चिम बेसिकली जो अब तक हम कहते थे ईस्ट ये कंट्री है, वेस्ट वो है, ईस्ट जापान नहीं है। पूर्व दिशा जो है हमारा कैलाश है, कैलाश ये हम पूर्व, सबसे प्रथम हम भारतीयों को ये गर्व प्राप्त होता है, ये कैलाश है। उसके बियॉन्ड सब पश्चिम है, आप समझ रहे हैं? इस तरीके से मेरी एनालिसिस है। फिर इधर से जो इधर दृष्टि डालते हैं, तो आप देखिए भारत में जो 12 शिवलिंग है, 12 शिवलिंग, तो 13वां क्या है? 12 शिवलिंग, जो 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों का एक प्रतीक है। तो हर शिवलिंग, हर राशि, हर जो भाव है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो काशी का जो शिवलिंग है, इसको श्रेष्ठतम माना जाता है, मोक्ष का द्वार। आप सुन, काशी में आज मौजूद हूँ मैं, बाबा विश्वनाथ,
तो जो कहते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? भगवान की मर्जी के जब पत्ता नहीं हिल सकता तो क्या भगवान की मर्जी के बगैर काशी विश्वनाथ का खंडन हो सकता था? सोचने की बात है। सोमनाथ का मंदिर चुना हो सकता था? आप सोचिए, ये सब भगवान के इशारे पे हो रहा है, आज भी भगवान के इशारे पे हो रहा है। अगर हम आप नहीं समझेंगे तो धोखा खाएंगे, एक दूसरे को दोषारोपण करेंगे। हम लोग क्या हैं? रायता का पानी भी, दही भी बना के पीना ठंडा है पेट के लिए। तो आप समझिए इस बात को। तो ये जो कोरोना 12 ज्योतिर्लिंग है, सब कुछ है, हर एक का महत्व समझिए, हर एक के महत्व को स्थापित मैं समझाऊँ इस बात को। जो पूर्व दिशा है कैलाश, और इसमें हाँ दीपक आप पंडित जी प्रणाम, आपके आ जाने से मुझे बेहद खुशी हुई। आज आप साक्षात, आप तो खुद आपको पता है कि कैसे मैंने आपके वजह से सीखा है। गुरु गोरखनाथ की जो कृपा है, आज उनकी कृपा से ही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समझने की ज़रूरत है। पूरे भारतवर्ष को सबको समझने की ज़रूरत है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, वो कोई चमत्कार नहीं। ज्योतिष ये नहीं कहता कि आपके भविष्य में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सब खुद ज्योतिष नहीं जानते, वो एक विधि बताया, उस विधि को समझिए। और जो 9 ग्रह आपकी कुंडली में है, वो पृथ्वी पे पाने वाले समस्त जो नेचुरल एलिमेंट है, 90 नेचुरल एलिमेंट जो बोलते हैं, 90 या 92 नेचुरल एलिमेंट जो बने हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पृथ्वी पे 75% मात्रा में 3/4 भाग में जल है, वैसे ही शरीर में, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे पेड़ पौधे जानवर कुछ भी हो, 3/4% जल है। सिर्फ 1/4% बाकी चीज़ें हैं, और बाकी एलिमेंट्स में वो सारे एलिमेंट्स हैं। आप समझिए, पृथ्वी के कोर में सबसे ठोस लोहा, निकेल, मैग्नेटिक चीज़ें हैं, वो कोर है। उसके ऊपर धीरे धीरे करके तब ऊपर सिलिकॉन बनता है, क्रस्ट है। और पीरियोडिक एलिमेंट साइंटिफिक रूप से भी समझिए तो इनकी बॉन्डिंग, इनका जब जो नंबर है, वो एलिमेंट बड़ा स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। क्रस्ट पे आकर के अगर सच्ची क्रस्ट पीसी या मट्टी पपड़ी के रूप में न हो तो हम पैदा क्यों होंगे? तो उस पूरी पृथ्वी को बनाने के पीछे बड़ा ही दिमाग है, बड़ा वृहद दिमाग है। और बनाना ही नहीं, इसके विज्ञान को वेदों के रूप में संरक्षित भी रखा ईश्वर ने। और मजेदार बात है, इन वेदों को भगवान ने लिखा नहीं कहीं। ध्यान दीजिएगा, यह शाश्वत सत्य है, हमारा सनातन, हम सब जानते हैं। वेद लिखा नहीं गया है, वेद श्रुति से आया है। वेद व्यास ऋषि व्यास मुनि ने वेदों को संकलित किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो वेद व्यास का जन्म होना इसलिए महत्वपूर्ण था कि अब समय आ गया था ईश्वर की मर्जी के नाम से। मतलब द्वापर युग के वेद व्यास मुनि के पहले का जो पीरियड था, तब तक इंसान की सुनने की, ग्राहक करके क्षमता करके अपने दिमाग में, अपने दिमाग में याद करने की क्षमता थी। उसके बाद इंसान कमज़ोर हो रहा था। यानी आपको समझ सकते हैं कि राजा परीक्षित के बाद ही कलयुग शुरू हुआ, यानी कि इंसान के दिमाग की क्षमता का ह्रास हो रहा था। तो इसको लिखित रूप में आना था, इसलिए वेद व्यास ने वेदों का संकलन करके वेदों को लिखित रूप दिया, ताकि यह ज्ञान कहीं जाने ना पाए, ये रहे, इस पृथ्वी पर रहे। क्योंकि ये ज्ञान ही सिर्फ बचाएगा, ये ज्ञान ही सोना है। सोना कोई पत्थर वो चीज नहीं होती, उसको ले करके कोई पाक कुछ कर नहीं पाएगा। तो आज वेदों को, चाहे वेदों की, इसलिए हमारे भारतीयों की सिर्फ बपौती नहीं है, हर इंसान शिव का ही प्रतीक है। चाहे अंग्रेज हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप मूर्ख हैं। जो भी इस सोने को, इस ज्ञान को पूजा करेगा, सोचेगा, विचारेगा, वो इसकी चाबी प्राप्त करेगा, उसका अधिकारी है। जो नहीं करेगा, वही 4 वर्णों के हिसाब से 4 वर्ण बनाए गए हैं, वो वर्ण जातिगत जन्मानुसार नहीं थे, वही कर्मानुसार है। तो आप अपने कर्म से, यानी कि सोने के जो परिचित करने की जो विधियां होती हैं,
अंतिम विधि आग होती है कि आग में तपा दो। आग का मतलब क्या? अग्नि, प्लाज्मा। तो आप जब उसमें तपा दोगे तो सोना पूर्ण रूप से 24 खरब सोना जाएगा। यानी कि अपने आप को जब अग्नि में जला दोगे, होम कर दोगे, तब उस वेद, यानी और वेद कहीं लिखे नहीं है, वेद आपके डीएनए में है। हर इंसान के जीवन में वो वेद है। आप खुद ध्यान दीजिए। मैं वही बात की जैसे मैंने डॉक्टर हृदय नारायण सिंह के पिताजी का एग्जाम्पल दिया, कैसे उनके हाथ से एक पुड़िया से बुढ़िया सही हुई और उन्होंने औषधालय खोल करके, जिसको हमारे पिताजी लोगों ने अपने मित्रों के साथ उनके एक औषधालय खोल कर, छात्र औषधालय खोल करके विद्या चलाया। आज उनके बेटे JRS कोचिंग पढ़ के OP सिंह के सर के, मतलब हम उन लोग पढ़ करके वहाँ डॉक्टरी मेडिकल करके आज बच्चों को बचा रहे हैं। तो उन्होंने आज हम फॉर्मल डिग्री की बात करते हैं। यही तो दिक्कत हो गई है, ज्ञान फॉर्मल डिग्री से नहीं आता। हाँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, साइंस, एक प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ताकि छदम रूप धारण करने वाले बहुत हैं, फेक डिग्री वाले बहुत हैं। फेक डिग्री वाले पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, किस किस पोस्ट पहुँच जाते हैं। डिग्री मांगो तो मिलता ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता मतलब डिग्री से कुछ नहीं होता, आपके अनुभव से होता। हाँ, ज्ञान, एंड मैंने कहा कि ज्ञान हर एक का स्किल अलग अलग होता है। तो आपको अपने आप को पहचानना है कि आप किस स्किल में फिट होते हैं। अगर उस स्किल को आपने परिष्कृत किया, उस पर ध्यान दिया, तो आपको पता है जो जीवन का चक्र है, अगर आप सीधा उठेंगे ना तो आपका एरिया अपने आप फैलेगा। तो आप अपने एरिया में जाएं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं। ज्ञान आप जितना नीचे जा रहे हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं, आप अपने ज्ञान की जितनी गहराई में जा रहे हैं, असल में आपका रेडियस उतना ऊपर फैल रहा है। तो आपका सरकमफ्रेंस, आपका पहचान का दायरा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने ज्ञान को जिस के लिए आप हैं उस पर ही ध्यान दीजिए और उसको इंसानियत के रूप में लाने का प्रयास करिए। तो यही सच्चा ज्ञान ही सोना है। कितने लोग लूट के ले गए, क्या हम मर गए, खप गए, फिर पैदा होंगे? प्रकृति अपने आप को पुनः पैदा कर देगी। ये प्रकृति के पास पावर है, हमारे आपके पास पावर नहीं है। कितना भी विज्ञान करना चाहे, बायोमास क्या क्या वायरस फैला के क्या कर सकता है, कौन कितना बिगाड़ लेगा। हम हमेशा ईश्वर को ध्यान रख करके शिव की मर्जी से हो रहा है। वो चाहते थे कि वो चीज़ हो, क्योंकि आज कोई समझने को तैयारी नहीं है, इसलिए हुआ, इसलिए नहीं हुआ। और देखिए ना कहाँ कहाँ फैला। अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही, अभी भी उसमें राजनीति, उसमें भी मतलब अरे बाप रे, मतलब वो तो अपने जीवन को खुद ही नरक बना बैठे हैं। लेकिन खुशी है कि बहुत से लोग इस बात को देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया, ये भी एक चमत्कार है सोशल मीडिया, और इसको भी मैं यही कहूँगा क्योंकि ये ना होता तो आज हम एक दूसरे को, आज इस कंडीशन में एक दूसरे को, ये जो 1857 क्रांति हुई थी इसमें यही असर हुआ था। मैं बताने भटक जाता हूँ बार बार। तो अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि ये बात फैली कैसे। जब फैली कैसे तो उन्होंने पता किया कि यहाँ पे कुछ मार्शल रेसेस हैं, जैसे बंजारा, भर, तमाम आपस से जुड़े हैं। हमारा व्यापार ऐसे चलता था, जो व्यापार करते थे सारी सूचना इधर के उधर पहुँच जाया करती थी। तब उन्होंने, अंग्रेजों ने उन पर लगाम लगाने के लिए 1871 में ब्रिटेन से एक हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लेके आए। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लेके जब आए, उसको इंडिया में कानून का नाम दिया गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और वो बहुत ही इस इतिहास का सबसे काला कानून है, जो उसके प्रावधान को और कड़ा करके 1924 में उस एक्ट को और सबसे दुरूह बनाया गया। और उसके प्रोविज़न क्या थे कि कोई भी पुलिस कमिश्नर अगर किसी पटवारी या प्रधान के इशारे पे किसी भी इंसान को अगर पॉइंट आउट कर दे कि चोर है साहब, तो इंसान चोर नहीं होता था, उसके पूरे खानदान, उसके घर में जन्म लेने वाला बच्चा भी अपराधी कहा जाता था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की डेफिनेशन में है। एंड यू कैन ऑल वॉच very easily, can get all details on the net। और मैं उसी वर्ग को बिलोंग करता हूँ। तो वही चीज़ जब मुझे प्राप्त हुई तो मैंने, हालांकि जब मेरा OBC का कोटा ख़त्म हो गया था मंडल कमीशन के बाद, क्रीमी लेयर आने के बाद से, मैं OBC कैटेगरी में इलाहाबाद में, MNIT इलाहाबाद में, MNIC इलाहाबाद में 93 बैच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था। पिताजी के कहने से मैं IAS तैयारी करना चाहता था।
लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य ये था कि मैं तब तक कोटा ही खत्म हो गया। मैं एक्चुअली पहले बहुत कमज़ोर था, मुझे कमज़ोर क्या था मुझे समझ नहीं आता था हो क्या रहा। मेरे मित्र लोगों ने मुझे बताया कि मेरे पास जादू की छड़ी है एक आनंद सिंह है तो खुद फ्रीडम फाइटर का कोटा लेके बैठे हुए हैं, आज अमेरिका में हैं, मेरे मित्रों में से हैं। वो मुझे कहते थे, जब इंजीनियरिंग की तैयारी लोग करते थे तो कहते तुम्हारे हाथ में जादू की छड़ी है। मेरा एक मित्र अमित पाठक मुझे कहता था कि मेरा हो जाएगा। मैं खुद जानता ही नहीं था कि मेरा कहाँ हो जाएगा, इंजीनियरिंग क्या होती तो मुझे जानता ही नहीं था, सच बात है, मुझे पता ही नहीं था। पापा ने मेरा एक केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास में एडमिशन 1 साल पीछे करके इसलिए करवाया था कि बीएचयू में एम्प्लॉय कोटा होता था, उसके तहत चाहते थे मेरा बीएससी में एडमिशन हो जाए। दोस्तों की संगत 92 जो बैच हमारा जो केंद्रीय विद्यालय का बैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, बड़ा मस्त दोस्त है हमारे, आज भी मतलब पूरा ग्रुप है इन्वॉल्व। तो ऐसे करके पता चलता विमुक्त जाति का, तो इनको अपराधी बना दिया। तो इन पे तो जो मेरी रिसर्च है, मैंने इस पर पूरा रिसर्च किया, शोध किया। तो अभी वर्तमान में रेडके कमीशन ने 578 जातियों को इंलिस्ट किया पूरे भारतवर्ष में, जबकि इनकी जातियाँ ये उससे भी ज़्यादा बताई जा रही हैं, दबा दी, इनके अधिकारों को दबा दिया गया। इनको दबाने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया। फिर ए ह्यूम ने इस क्रांति के बाद से, अच्छा उस क्रांति के बाद से ब्रिटेन की महारानी ने भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना करके यहाँ के लोगों को, जो प्रभावी लोग थे, उनको भारत की राजनीति में वो समझ गए थे कि भारत के लोग झुकेंगे नहीं। और कोई जाहिर सी बात है, उनका उद्देश्य यहाँ पे के साथ भाईचारा बनाना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि यहाँ के सोना यानी कि यहाँ के ज्ञान को लेकर के अपना कंट्रोल पूरा इस्टेब्लिश करना था। वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से कर चुके थे, पूरे वेदों का अंग्रेजीकरण हो गया। न्यूटन को पता नहीं, ये लोग पहले से ही भारत का ज्ञान पहले से बाहर था। तो हमारी जो प्रिंसिपल जो पाइथागोरस का थ्योरम अभी पता नहीं कितने फेसबुक पे और तमाम लोगों ने शेयर करते हैं, सब लोग बातें कहते हैं कि हमारी लीलावती में था। तो भैया गलती तो हमारी है ना, हमने अपनी संपदा को छुपाया, हमने छिपाया, दूसरा उसको सामने लेके सामने आएगा तो उसका क्रेडिट तो पाएगा ही पाएगा। तो फिर क्यों दावा ठेकते हैं अपना? जब दावा था, जब पूरे देश को एक हमारे ऋषि मुनियों ने एक सूत्र में पिरो के रखा हुआ था, पूरे भारतवर्ष को एक बना के रखा हुआ था, तब तो देश का नाश कर डाला, नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यालयों को खत्म कर डाला। आज रोना रो रहे हो, आज अपने उसका धर्म का प्रचार करते फिर रहे हो। मैं तुमको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। चाहे साइंस के रूप में वो आया, आज हमने पढ़ा, और उसी साइंस को पढ़ के अगर वो, मैं कहता हूं, अगर वो वेदों की जनक न होती तो वो सच होता ही नहीं। क्योंकि आज मैंने उसी साइंस के माध्यम से, उसी साइंस, मेरे पास मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा, मैंने उसी साइंस के माध्यम से वेदों को पुनर्जीवित किया। लेकिन कहीं ना कहीं कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ कहीं से शुरुआत हुई है तो उसको क्रेडिट जरूर जाए, ये ध्यान रखिए। वेदों की ही क्रेडिट है, वेद से ही स्टार्ट हुआ साइंस या अंग्रेजी एजुकेशन, जिसका उन्होंने अपनी गलत नीति से कंट्रोल करने के लिए, विश्व में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ओसामा बिन लादेन तमाम चाइना जैसे कंट्री को प्रोड्यूस किया, और चाइना उनके ऊपर भारी पड़ रहा है तो आज फिर वो नाटकबाजी कर रहे हैं। ब्रिटेन ही आया था जो चाइना में अफीम की खेती फैला करके चाइनीज़ को पहले बर्बाद किया। तो हर कोई रिवर्ट बैक करता है, ये आप समझिए प्रकृति का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर टू रिवर्ट बैक, it is law of conservation of momentum. Remember, I have told already, the whole world, whole universe, whole multiverse is based only on 3 fundamental principles: law of conservation of energy, law of conservation of momentum, and law of conservation of charge. Only 3 laws. Try to understand that. Momentum कि जो कुछ करेंगे वापस लौट के आएगा। आप जिस मोमेंटम से धक्का देंगे, मोमेंटम इज कंजर्व। अगर आप किसी को नेगेटिव मोमेंटम में धक्का देते हैं तो वो नेगेटिव मोमेंटम आप ही लगेगा, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, बट ऑन द डिफरेंट बॉडी। दैट इज न्यूटन डिस्कवर्ड। न्यूटन कोई अपने दिमाग से तो कोई बोलेगा। 20 साल लगा सेब गिरने के बाद, 20 साल क्या किया? 20 साल कैलकुलस को डेवलप कर रहा था। कैलकुलस यानी लीलावती को पढ़ रहा था। ठीक है, आज आप गर्व कर सकते हैं, लेकिन आज आप गर्व क्यों कर रहे हैं? जब दूसरा उसे फैला रहा है तो उसका भी क्रेडिट बनता है, और आज आप उसको फैला रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको फैला रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ के बात कर रहे हैं,
तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। देखिए समझिए, अच्छे सेंस में समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ पॉजिटिव वे, not in a negative sense. Remember, try to learn. This is the last instance for the world to understand the love of God for humanity. This is last. Beyond this, no mercy from the God, because God doesn't play dice. ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। और अल्बर्ट आइंस्टीन किसके भक्त थे? हिंदुस्तान के भक्त थे। जब हिटलर ने यहूदियों को, ज्यूस को मारना शुरू किया तो सारे ज्यूस भाग रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो बचपन में ठीक से पढ़ भी नहीं पाते थे, पर मैथ साइंस इंटरेस्ट था, उनकी सारी कहानी जानते हैं। तो भागने से पहले वो कहाँ आना चाहते थे? सबसे पहले भारत। वो भी भारत में कहाँ? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और हमारे BHU ने उनके डिग्री को मना कर दिया। क्या यार! और तब जाके बेचारे अमेरिका गए। तो भैया मैं तो आज समय उनको गुरु मानता हूँ। उनके स्टेटमेंट गॉड डजंट प्ले डाइस को ही मैंने वैज्ञानिक रूप से साबित किया कि भगवान का अस्तित्व है। वही मेरा एक पेज का पेपर विदाउट एनी रेफरेंस 22 फरवरी 2016, 22 जनवरी 2016 को एक्सेप्ट उस दिन हुआ जिस दिन डायरेक्टर, हमारे IIT BHU के डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव संगल ने मुझे नोटिस भेजा। सेम डे आई रिसीव द लेटर 22 जनवरी 2016 कि आई हैव टू गो फॉर मेडिकल टेस्ट, यानी मुझे पागल साबित करने की प्रक्रिया चालू हो रही थी। और उसी दिन गॉड डजंट प्ले डाइस का पेपर एक्सेप्ट हो गया। एंड देन सिंस देन माई ऑडियो स्टार्टेड। और उस समय तक मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर दिया था। ये 1.5 मेगावाट, मेरे पास 5 PhD स्टूडेंट आए थे। इलेबोरेट प्लानिंग वॉज देयर टू ट्रैप मी इन द नेट। करते करते आज स्थिति ये हो गई है, फिर भी मैं करता रहा। मैं अपने ध्यान से कोशिश नहीं किया भटकने का, बाबा की कृपा थी। क्योंकि 21 अप्रैल 2016 को मुझे बाबा गोरखनाथ का सानिध्य मिल गया था। उन्होंने ही मुझे कहा तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं फैलाऊंगा, ये तुम्हारा नहीं मेरा प्रोजेक्ट है। आई वॉज शॉक्ड जब बाबा ने मुझसे साक्षात ये बात बोली। और तब से लेकर के फिर मैं अपने कुछ गांव के लड़कों के साथ, एक लड़का मनीष कुमार मेरठ का, मेरे ही नाम का, हम लोगों ने बाबा की साधना की मई के दौरान। पर वीडियो मैंने फेसबुक अपलोड भी किया हुआ है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस दिन के बाद से बाबा ने जब ये वचन दिया कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को मैं फैलाऊंगा, और बहुत सी बातें बोली, बाद में बताऊंगा मैं। आज विश्वास नहीं हो रहा है कि जो कुछ मेरे प्रोजेक्ट में लिखा है मैंने, सब बातें हो रही हैं। किसने किया? अच्छा, उसके बाद से फिर मैं निरंतर उनके ध्यान में खोया। और हमारे पंडित जी दीपक कुमार उपाध्याय जी, जो उन्होंने हमको बताया, उन्होंने मेरी कुंडली देख के पहले ही बता दिया था कि अब आपका पर मेरी ज्योतिष जी काम नहीं करी थी, अब आपको यहाँ से गुरु टेक ओवर करवाएं। आई वॉज शॉक्ड, और उनकी बात सच नहीं थी। मैं इसलिए विश्वास किया क्योंकि गोरखनाथ बाबा का उससे पहले मैं नाम भी नहीं जानता था, पर कभी तब है। हम लोग बजरंग बली के भक्त हुआ करते थे, सब लोग बजरंग बली के भक्त हैं। और बजरंग बली को योगी आदित्यनाथ कहते हैं SC ST कास्ट के। मतलब क्या यार, ये किस तरह का इंसान है जो गोरखपीठ महादेश्वर है, जो भगवान बली को SC ST कहते हैं। मतलब लेकिन ये चीज़ मुझे सोच में ये डाली, क्योंकि जब मैं भी नाथ पंथ को फॉलो करना शुरू किया तो मुझे महत्व पता चला कि बाबा गोरखनाथ नाथ पंथ में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने माँ काली को भी सबक सिखाया, उनके भी घमंड को तोड़ा, और शिव के अवतार कहे जाते हैं। नवनाथों को ही विष्णु के 9 अवतारों को काउंट होते हैं। आपको ये समझ बता रहा हूँ, तो नवनाथ हैं वही विष्णु के 9 अवतार हैं। भगवान बुद्ध ये लोग नहीं हैं। जो नवनाथ है वो है एक्चुअली विष्णु के अवतार। भगवान बुद्ध भी अपने आप को इंसान कहते थे, और भगवान बुद्ध पहले साइंटिस्ट हैं। ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। भाई उस समय भी ज्योतिष थे, उनके पिताजी राजा थे, लक्ष्मी गणराज के गणराज था वो। मतलब गणराज का मतलब राजा नहीं, गणतंत्र मतलब कि जो मंत्रिमंडलों का समूह जो फैसला करता था उसको मान के राजा निर्णय करते थे, आज की तरह से नहीं। ये हमारे भारत की विशिष्ट परंपरा रही है, आज की नहीं है, बड़ी समृद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तमाम लोगों ने लिखा है, राहुल संस्कृत, सब लोगों ने लिखा हुआ है।
तो भगवान बुद्ध को जब ज्योतिष ने बताया कि ये तो या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो साधु सन्यासी बनेंगे, अब राजा तो परेशान कि यार मेरा पुत्र साधु सन्यासी बन जाएगा तो राजपाट का क्या होगा। तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी शिक्षा दीक्षा की उत्तम व्यवस्था की, सबसे उत्तम व्यवस्था की। और जाहिर से शिक्षा दीक्षा क्या थी उस समय, अब जरा कोई बताएगा। अंग्रेजी कोई शिक्षा तो थी नहीं, एकमात्र शिक्षा थी क्या, वेदों की शिक्षा। सबसे उत्तम कोटि के वेद, जो जानकार शिक्षक थे उन्होंने पढ़ाया। अब वेद पढ़ने का मकसद होता था कि सब कुछ बता देना, लेकिन अगेन इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग हियर इज दैट कि वेद यानी साइंस को पढ़ाने के पीछे भी दो वजह हो सकती है। आप या तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाएं या नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाएं। तो भगवान बुद्ध को जब शिक्षा दीक्षा दी गई, राजकुमारों वाली शिक्षा दी गई, सारे सुख आश्वासन दिए गए और वेदों की शिक्षा भी दी गई, तो किस एंगल से दी गई कि आप राज करो, मतलब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को मत देखो, दुख मत देखो। तब सिद्धार्थ यानी तथागत बुद्ध जब पहली बार अपने सारथी के साथ राज्य का अवलोकन करने निकले, मज़ेदार बात है, एक परम ज्ञानी आदमी, दिमाग के तेज थे ही भाई जो बुद्ध हैं, बुद्ध को कहते हैं दिमाग के तेज तो हैं, ग्रह तो सब कुछ कर लिए थे, सारे सुख भी भोग लिए थे, शादी भी हो गई थी, पुत्र भी था, जाहिर सी बात है। अब राज का अवलोकन करने निकले थे, फिर राजा को राज्य का निरीक्षण करना पड़े। जब उन्होंने पहली बार दुख देखा, पूछ रहे हैं अपने सारथी से कि ये बुद्ध कौन है, ये कंधे पे क्यों जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न, तो सारथी आश्चर्यचकित हो गया कि इनको तो कुछ पता नहीं। जब बताया कि ये तो सबके साथ होना है, इस प्रश्न में चूँकि विद्वान थे जस्ट लाइक साइंटिस्ट, और चूँकि वेदों का पूर्ण अध्ययन था, जब उन्हें पॉजिटिव एस्पेक्ट पता थी, लग्जरी यानी जिससे कि आप पूरा लग्जरी जुटा सकते हैं, वो पता था, तो नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते ही वो बैलेंस आदमी थे, उनके अंदर गुण थी, कुंडली में उनके कुंडली में गुण था ना, क्या जब वो भी चक्रवर्ती सम्राट यानी पूरे नॉलेजबुल होंगे। तो नेगेटिव एस्पेक्ट का जब जैसे पता चला, ये उनको सोचने पे मजबूर कर दिया, मतलब उनकी नींद हराम हो गई, वो सो नहीं पाते थे, परेशान हो जाते थे। तब ऐसी कंडीशन में अपनी पत्नी सुद्धोधना, यशोदा, जो भी है हम नाम भूल रहे हैं, अपने पुत्र को त्याग करके, समझ गए थे कि साथ में रह करके वो नहीं पा सकते इस चीज़ को, उन्होंने लाख प्रयास किया होगा, तय बात है, बड़े जिम्मेदार इंसान, जिम्मेदार हैं, उनकी वापस आना बताता है कि वो जिम्मेदार थे। तो गए, छोड़ करके वो जंगल भागे। फिर ज्ञान को, चूँकि ज्ञान था ही, वेदों का नॉलेज तो था ही, श्लोक लोग सब कुछ याद थे भाई, उस समय पढ़ाई लिखाई ऐसे हुआ करती थी ना, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने हर एक से मिले, भूखे पेट रहे। और उस समय जो पाखंड फैला हुआ था, उस आधे अधूरे ज्ञान के, जो भाई आधा अधूरा, जो पूर्ण विद्वान थे और उनके बीच कुछ कम लोग होते हैं, जो जैसे कुछ कम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो भी थे समाज में, जो समाज को रूल करते हैं, ठगते हैं, तो उनके पास भी गए, कोई भी चमत्कार, कोई आधा अधूरा ज्ञान करके सबके पास हर तरह का ट्रायल किया उन्होंने हर तरह के जादू, हर मंत्र ट्राई किए, व्रत भूख उपवास सब किए। एक बार जब किसी के कहने से व्रत करके अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, चक्कर खा गया। जब चक्कर खा गए, तब उन्होंने खाना खा करके पूजा की, तब उसके बाद उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, भूखे पेट न भजन होई गोपाला, यानी कि उन्होंने इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ किया भोजन का, कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन शौक या स्वाद के लिए नहीं करते, इट इज़ अ नेसेसिटी ऑफ बॉडी, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग। एंड ही वॉज इन स्टिल वेरी कॉन्स्टेंट थिंकिंग प्रोसेस। वो चिंतन में थे, चिंता में नहीं थे, चिंतन में थे। तो ही वॉज नीडिंग एनर्जी, और वो अपनी इंटरनल एनर्जी को मॉडिफाई कर रहे थे, तो पर अपने अंदर के ज्ञान को, यानी कि अपने अंदर के जो समझ रहे हैं, जो भी कचरा था, उस कचरे को सोने में कन्वर्ट कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑल द नेगेटिविटी इनटू गोल्ड। इट मीन्स नॉलेज विद इन हिज माइंड टू एक्सप्लोर व्हाट इज द ट्रुथ। सो अल्टीमेटली अंडर द बनियान ट्री, बरगद ट्री, जिसे बृहस्पति का प्रतीक भी कहते हैं, वहाँ पे उन्हें प्रकाश मिला। एंड प्रकाश इज व्हाट? लाइट। व्हाट ऑल्सो अल्बर्ट आइंस्टीन सेड, ही सेड लाइट में कुछ प्राण है। मैं भी वही कहता हूँ, मुझे भी रोकटे खड़े हो जाते हैं।
लाइट में तत्व है, फोटॉन, और वो लाइट है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उसी को मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंड दैट टू ऑल्सो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सिर्फ थ्योरेटिकली कहा है। बाकी साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूले दिए, सब कुछ दिए, पर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने थियोरेटिकली डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में क्या कि देन कंप्लीटेड एंड कंपाइल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी विच इज नाउ द बेस ऑफ मॉडर्न साइंस। और जो आज एक कोरोना का हकदार, ये जो मीडिया पर हम जो बात कर रहे हैं ना, वायरलेस मोबाइल सिस्टम, ऑल इज द ट्रू गिफ्ट ऑफ दिस। सो दिस इज व्हाट द EM थ्योरी इज, लाइट। तो बुद्ध ने भी वही चीज़ पाया। मेरा कहने का मकसद वही है कि लाइट स्थिर रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जब चलती है तुरंत मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर कर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड योर भाग्य। वो आपके कर्म की वजह से पैदा होती है, विच इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। तो आप जो भी कर्म करते हैं ना, इमीडिएटली इट इज स्टोर्ड इन द इंफॉर्मेशन, एनर्जी लॉस नहीं होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कर्म इज द मोशन। कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे तो ये सोचने मत कि आप कर्म करिए। सोचना यानी गति देना, दैट इज थॉट प्रोसेस ऑल्सो अ कर्म, बिकॉज सोचने का मतलब यू आर ट्राइंग टू चेंज योर फेस। पहले आप एंगल एडजस्ट करते हो ना, लॉन्च करने के लिए रॉकेट। आप रॉकेट जब चलाते हो तो एक बोतल खोजते हो, बोतल में आप रॉकेट डालते हो, तब आग लगाते हो ताकि वो सीधा जाए। एंगल डिफरेंट होगा, डिफरेंट साइड में जाएगा ना। तो इसलिए सोचना इसलिए ज़रूरी है कि अपनी थॉट प्रोसेस को, अपने एक्शंस को आप सही डायरेक्शन में पहले ओरिएंट करें, एंड देन यू विल फायर, देन यू विल गेट द मैक्सिमम प्रोजेक्शन, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन थ्योरी। तो सोचने का मतलब होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग एनर्जी कम्स फ्रॉम योर फूडिंग। सोच करके आप जब मेल्ट यानी सोना है, दिमाग के एंगल से अपने आप को थॉट को सही करते हो, अपने एक्शन को सही करते हो, यानी कि अपने दिमाग में सक्रिएट होने वाले हार्मोन्स विच गवर्न्स द एक्शंस ऑफ योर ऑल बॉडी। क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग यू आर बेसिकली इंजेक्टिंग हार्मोन, ट्राइंग टू स्टिमुलेट द माइंड टू इंजेक्ट, टू प्रिपेयर दोज हार्मोन्स। क्योंकि ये भी एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर किसी इंसान को सांप से न मरवा के खाली सोच करवा दो कि सांप से डसवा दिया है, तो वो सांप की जहर से ही मरता है, जबकि जहर उसको इंजेक्ट नहीं किया। इट मीन्स आवर माइंड इज हैविंग दैट की। सो व्हेन अंडर स्ट्रेस वी फॉर्मुलेट दैट फॉर्मूला। यहाँ से हमारी जो फैक्ट्री है, प्रोडक्शन फैक्ट्री, बॉडी की जो तमाम ऑर्गन्स हैं, lungs, kidney, heart, these are factories. They prepare that hormones, bone marrow, all this. ये हार्मोन वैसे हार्मोन बना पैदा करते हैं, वो हार्मोन जाके बायोलॉजिकली उसको फीड करते हैं। तो इस तरीके के एक्शन से पैदा होकर के जो मोटराइज्ड एक्शन, जो बॉडी का मैकेनिकल एक्शन जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, योर एक्शन। सो विच ओरिजिनेट्स बेसिकली फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस। So that's why it is important first to realize your thought process, to make it correct, to get it purified. अगर आप जैसा सोचोगे और जिस एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे, उसी एंगल पे आपके एक्शन होंगे, और जिस एंगल पे एक्शन हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बनी हुई है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो 90, अब दो एक्सिस लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस लो, एक्स वाई एक्सिस, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स तो कम हो गया ना। फोर्स की थ्योरी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स भी होता है ना। मैंने चार्ज मूव इज गवर्न बाय टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ई माइनस, जैसे आपके सोल को हम चार्ज पार्टिकल मान लें, तो एक फोर्स तो आपका कर्म हुआ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकेंड फोर्स इज वी क्रॉस बी, ई इंटू वी क्रॉस बी। आपने जो एक्शन लिया है वी, और बी विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ ई 90 डिग्री, तो दोनों का फोर्स इज इक्वल टू एम वी डॉट और एम डी टू, जो इक्वेशन ऑफ बैलेंस, फोर्स में इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो वी को आप यहाँ से निकाल लो, सिंपल नियम थ्योरी का। और उसको करने के बाद यू विल फाइंड कि आपके एक्शंस ही आपको सब कुछ करवा रहे हैं।
तो अब एनर्जी कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसा मोमेंटम आप दोगे तो आप जिस मोमेंटम के साथ दूसरे पार्टिकल को हिट करोगे उसी मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आप अपनी एनर्जी से इम्पार्ट कर दीजिए। यू गिव यू ओन एनर्जी जिसको हिट कर रहे हो। कोलिजन का मतलब हिट करने का मतलब क्या हुआ कि आप जिसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, अपना ज्ञान अपनी एनर्जी देखिए से फ्री छोड़ दोगे, तो ये मत सोचना कि वो एनर्जी वो चार्ज पार्टिकल दोबारा कहीं भाग जाएगी। इट विल रिटर्न बैक with the same to give you same momentum. That is the cycle of motion, law of conservation momentum. तो इसीलिए आप जैसा दोगे आप वैसा ही पाओगे। आप जो बोओगे वही काटोगे। सोना क्या है? सोना इज नॉलेज, वैदिक नॉलेज, जिसको अंग्रेजों ने लूटने की कोशिश की। कितना लूटोगे यार? लूट के भर लो। वो अक्षय कुमार बोलता है ना कॉमेडी सर्कस कपिल शर्मा में, लूटो, कितना लूटोगे? इसको भी लूटो, उसको भी लूटो। जब देने वाला ईश्वर है तो लेने वाले की औकात क्या है? क्या ईश्वर बन के दिखाओ, ले लो उनसे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये रायता फैलाने का मकसद आज इसलिए रायता फैला दिया मैंने। तो आप समझे मेरी कहानी क्या थी। डिनोटिफाइड ट्राइब की मैंने स्टार्ट किया था, वो करते करते उसी कैटेगरी में IIT BHU में आ गया, मोबाइल को चलाया, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। उसी प्रोजेक्ट के तहत सब आज अपने गांव पहुंच चुके हैं। भगवान का लाख शुक्र, बाबा की कृपा है, बाबा ने अपने वचन को पूरा किया, सब गांव पहुंच गए। तो अब नेक्स्ट स्टेज है, शायद उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं बोल रहा हूँ। आप जितने भी लोग सुन रहे हो, और फेसबुक मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, इसने मेरी जान बचाई है। मेरे पर कितने मर्डर अटेम्प्ट हो चुके हैं, कितने अटैक हो चुके हैं, सब जानते हैं पूरी। लेकिन सारी कोर्ट जुडिशरी बिकी हुई है। ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। 4 साल से मुझे 5 साल से पैसा फंसा दिया, जितने वकील पैसा सब देख रहे, सारी कहानी। लूटो, कितना लूटोगे? सनी दंडाधिकारी हैं, तुम थोड़ा दंडाधिकारी हो। एक दिन निर्णय उनके साथ भी होगा, बहुत बुरा निर्णय होगा। गलत निर्णय किया तो अभी भी हम भारतीयों का भरोसा कोर्ट पे है। अभी कल पिक्चर देख रहा था जॉली रेलवे 2, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था एक जज का। स्टिल इंडियन से विल सी यू कोर्ट, हम कोर्ट में देखेंगे। हमारा अभी भी भरोसा सनी पे है, हम सनी के पर विश्वास नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो कोर्ट सिस्टम अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया है, दैट इज मफ्ड। अंग्रेजों ने ही कहा था कि इन लोगों के पास न्याय चरित्र नहीं होता, इनको नहीं देना चाहिए। तो ये सबसे पहला चीज़ है आज के वर्ल्ड में, इंडिया में, प्रेजेंट इंडिया में, टू रिफॉर्म द जुडिशियल सिस्टम, टू सेट इट राइट, टू गेट द जस्टिस फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी मस्ट ऑल हैव फेथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज वेरी डेलिबरेटली, वेरी एलेबरेटली and very clearly, precisely written. No one has right to go against it. No one. क्योंकि हमारे पास अगर धर्म नहीं है, तो संविधान ही धर्म है। अगर वो धर्म नहीं है तो हम फिर किस धर्म को मानेंगे भैया? हमारी आपकी जरूरतें अलग हैं, हमारी आपकी सोच अलग है, होगी भी, होनी भी चाहिए। हम आप कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और जजमेंट भी सबके लिए नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जस्टिस वी ऑल मस्ट गेट जस्टिस। और उसके लिए कोर्ट के लंबे चौड़े जो तरीके होते हैं, जो गेम होता है, उसको ख़त्म करने का तरीका सोचना चाहिए। तो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द टुडेज वर्ल्ड, टू सेट द जुडिशियल सिस्टम राइट। वंस द जुडिशियल सिस्टम इज राइट, एवरी वन विल बी राइट। क्योंकि सनी किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे जो भी गलत करे। भगवान शंकर तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, शनिदेव ने तो अपने गुरु तक। और यही परंपरा नाथ पर्व में भी है। गोरखनाथ बाबा ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ गुरु को भी नहीं छोड़ा। मतलब जो भी सच्चा ज्ञान है, उस ज्ञान में ये है कि अगर कोई भी इंसान सत्य के मार्ग से भटकता है और जो उसे सही करता है वही सही। ये कोई लीक बनाकर चलना कि हम सच्चे हैं, ये गलत है। हम आपसे श्रेष्ठ, हम बड़े हैं, गुरु हैं ना। एक बड़ा इन्फॉर्म कंडक्ट है, उस पर जो फॉलो करे वही सही है। उस पर नहीं करेंगे तो आप बीमारी को, महामारी को खुद आमंत्रण दे रहे हैं। तो रायता फैलाना है तो सही रायता फैलाइए भैया। फालतू की बकवास फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी चीज़ पे मत करें। न इनके प्रति घृणा फैलाएं, न किसी के प्रति फैलाएं। अपने आप को देखिए कि आपके अंदर हिम्मत है
अन्याय के विरुद्ध लड़ने की, आवाज़ उठाने की। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि बम गोली गट्टा बारूद, एक्शन, राइट एक्शन। तो सोना क्या है, भारत को सोने की चिड़िया बनाते, ये एक अवसर है, सु अवसर है। और किसी भी लोक युवाओं ने भाषण में मत जाइए, आपके पास अक्कू क्षमता है, अपनी अक्कू क्षमता से हर चीज़ को बदल दीजिए, सोच में बदलिए, परिवर्तन करिए, सब कुछ संभव है। दिस इज़ अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया, तो धन्यवाद। बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया मैंने, और आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे देखा, आपके कई लोगों ने लाइक भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत थोड़ा सा आज आपसे, चूँकि लॉकडाउन में सबके जाना संभव नहीं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, टू से हाय हेलो टू ऑल। रतन लाल, जयराम जी की, ओम प्रकाश याग मेरा स्टूडेंट, यशवंत कुमार, विकास राजपूत, so many others who has watched me, रविशंकर आज़ाद बुढ़ऊ मेरे मित्र। so I am so happy to that you all watched me live। बहुत दिन से भड़ास निकालने का मन था, दोस्तों के साथ निकाल दिया। अब मेरे ख्याल से इस पर जो भी रिएक्शन या कमेंट देना हो, मित्र लोग हो, आप जो कुछ बोलोगे सब मान्य है। मित्रों के सामने ही तो दिल खोल के बोल सकते हैं, कम से कम ये मीडिया है तो आज मिल ले रहे हो। रविशंकर आज़ाद जैसे दुबई बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब, तो भूल ही गए। बहुत से लोग यतनलाल मित्र इतना अच्छा गाना गाते हैं। तो आई थिंक विद दिस हाय नमस्कार, अंत में एक ही कहेंगे, ओम नमः शिवाय। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।